गुड मॉर्निंग टीचर, मैंने तो रंगोली भी बनाया था। ओके, गुड, शाबाश। गुड मॉर्निंग बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। सब लोग ना अपना जो माइक है ना अनम्यूट रखेंगे, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होता है ना। जब आपको बोलना है तब आप अनम्यूट हो जाएंगे, अभी म्यूट रखेंगे सब। ओके, हाँ ठीक है। चलो, अभी हम दिवाली के बाद काफी दिनों के बाद मिले हैं। फिर से हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, खेल कूद बहुत हो गया है ना बच्चों। हम अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। हेलो। तो बच्चों, हम लोग अपना लेसन शुरू करने से पहले एक अच्छा विचार, एक अच्छा थॉट, इससे हम स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे आज का हमारा जो गुड थॉट है, थॉट ऑफ द डे क्या है। सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली बट व्हाट यू डू कंटिन्यूसली। यानी इसका मतलब है हमें कोई भी सफलता एक दिन में नहीं मिलती। अगर हम सोचेंगे हम आज काम कर रहे हैं, फिर 2 दिन का गैप देंगे, फिर 2 दिन बात करेंगे, तो इससे हमें कोई भी काम में सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर हमें कुछ अच्छा जॉब भी पाना है तो उसके लिए बच्चों हमें कंटिन्यूअसली अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि आपको तो पता है आजकल जॉब के लिए भी हमें कितनी सारी एग्जाम फेस करनी है, इंटरव्यू फेस करनी है। तो उसके लिए हमें कंटिन्यूअसली पढ़ाई करना जरूरी है, तो ही हम उसे सक्सेस पा सकते हैं। अगर हम ऑकेजनली हम करेंगे तो हमें उसमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। ओके बच्चों। बच्चों, आप अपना माइक ना ऑफ कर दो। आपका ना किसी का तो भी आवाज आ रहा है माइक से। ठीक है? यस टीचर। हाँ, चलो अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, फोर्स एंड टाइप ऑफ फोर्सेस। क्या इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है उसके तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व एंड डिस्कस टाइप ऑफ फोर्सेस। अभी हमें टाइप ऑफ फोर्सेस में फोर्स में क्या क्या देखना है देखते हैं। मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और भी आगे 2-3 फोर्सेस है। पर आज हमारा कौन सा है? क्या हुआ बेटा? कौन सा बुक निकालना है? साइंस का। ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे साइंस होता है ना, भूल गए क्या आप? ठीक है, चलो नेक्स्ट अपना है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यह इन सारे फोर्स के बारे में हम पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो सबसे पहले देखो, आपके बुक में, अगर आपके पास बुक है बेटा, बोर्ड डिस्टर्ब। टीचर। हाँ बेटा, बोर्ड डिस्टर्ब हो रहा है, आप माइक ऑफ कर दो ना। पेज नंबर 70 है, 70। आप पेज नंबर 70 निकाल सकते हो अपने बुक का। तो हमारे चैप्टर का नाम है फोर्स एंड टाइप ऑफ फोर्सेस। सबसे पहले देखो, ऑब्जर्व एंड डिस्कस। अभी हमको हमारे सामने कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ एक्शंस दिए गए हैं। जो भी यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिखाई दे रहा है उसमें कुछ ना कुछ एक्शंस हो रही है। अभी फर्स्ट पिक्चर में देखो, एक लड़का नाव को चला रहा है, यानी वो चप्पू की सहायता से, जो उसके हाथ में स्टिक है, उसे उसकी सहायता से वह पानी में सॉरी, पानी में वह नाव को चला रहा है। सेकंड देखो, एक स्पंज दिखाई दे रहा है। स्पंज हमने देखा ही है, अगर आप स्पंज पे प्रेशर लगाते हो तो वह जो स्पंज में कुछ पानी होगा या कुछ भी होगा तो वह आगे पीछे होता है, और हमारी उंगलियां भी इसमें आगे पीछे होती है। हेलो बच्चों, आपका माइक ऑफ करो, ऑफ कर दो बेटा।
बेटा आपका माइक ऑफ कर दो ना। टीचर निर्जा नाम की कोई है, माइक म्यूट नहीं कर रही है। बेटा निर्जा कौन है? माइक ऑफ करो। ओके चलो आगे बढ़ते। आगे देखो थर्ड एक्शन क्या है। एक लोहे का रॉड है, उसे देखो हाथों से बैंड किया जा रहा है और तोड़ने की यानी कोशिश। हाँ उसे बैंड करने की कोशिश किया जा रहा है। तो उसके बाद फोर्थ नंबर पे देखो जो बैलगाड़ी है उसे खींचते हुए लेके जा रहे हैं। और फिफ्थ नंबर पे एक बच्चा जो चक्के की सहायता है, जो व्हील है, उसे वह आगे की ओर ढकेल रहा है। आप लोग सबको तो पता ही है, आप लोग ये खेलते ही हो व्हील के साथ। हाँ और नेक्स्ट नेक्स्ट जो है उसमें देखो एक बच्चा फुटबॉल को पैरों से किक कर रहा है। तो यह जो सारे पिक्चर्स है उसमें कोई ना कोई एक्शन तो हो रहा है ना कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सारे पिक्चर्स। हाँ सारे पिक्चर्स में हमें एक्शन होते हुए दिखाई दे रही है, क्रियाएं होते हुए दिखाई दे रही है। तो इसी को हम कहते हैं फोर्स। तो इसके बारे में हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। When you kick the football coming in our direction towards the goal, we apply force. In day-to-day life, we do many actions such as lifting, pulling, riding a bicycle, and stopping at the time, pushing a load, squeezing or bending something, and driving vehicle. It is necessary to apply force for doing all these actions. तो हमें बच्चों हमारे जो डे टू डे लाइफ है, हम अपने डे टू डे लाइफ में कुछ न कुछ यानी एक्शंस करते ही रहते हैं। बिना एक्शंस के हमारा काम नहीं चलता। अभी देखो अपनी ओर आते हुए फुटबॉल की गोल की दिशा में ले जाने के लिए हम उस गेंद पर गोल की दिशा से पाव मारते। अभी आपने जो फुटबॉल का जो एग्जांपल देखा, जो एक लड़का फुटबॉल को किक कर रहा था, तो जैसे ही उस लड़के ने फुटबॉल को अपने पैरों से किक किया तो वह फुटबॉल अपनी जगह से दूसरी जगह पे चले गई। ओके बच्चों, धक्का मारने से ही उसने अपना जो प्लेस है वह छोड़ दिया। इसका अर्थ यह है कि हम जो बॉल है उस पे हम क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। यानी जो लड़का है वह अपने पैरों से बॉल को फोर्स लगा रहा है, फुटबॉल पे फोर्स लगा रहा है। वैसे ही अपने दैनिक जीवन में हम उठाने, खींचने, साइकिल चलाने तथा समय के अनुसार उसे रोकने, बोझ को ढोने, निचोड़ने, मरोड़ने, कार चलाने जैसी अनेक क्रियाएं करते हैं। अभी ये सारी क्रियाएं तो हम अपने डे टू डे लाइफ में करते ही है, जिनमें हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो हम वह काम नहीं कर पाएंगे। इन्हें करने के लिए फोर्स की यानी इन सब क्रियाओं को करने के लिए हमें फोर्स की आवश्यकता होती है, नेसेसरी होती है। यानी फोर्स लगाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। किसी भी प्रकार से क्या हुआ बेटा? किसी भी प्रकार से खींचने अथवा ढकेलने के लिए वस्तु पर बल लगाया जाता है। बल यानी फोर्स। अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट को उसको खींचना है, हमें अपने तरफ खींचना है या किसी दूसरी तरफ खींचना है, तो वह ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा क्या? नहीं बढ़ेगा। जब तक हम उसे फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक वह वस्तु आगे नहीं बढ़ेगी। वस्तु को अपने आप स्थान परिवर्तित नहीं करती। अभी देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है, वह अपना पोजीशन अपने आप से चेंज नहीं करती। नो ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन ऑन इट्स ऑन। जो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप देखते हैं तो वह अपने आप से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट। हमें उसको मूव करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है, फोर्स उसे अप्लाई करना पड़ता है, उसे फोर्स देने की आवश्यकता होती है, यानी बल लगाने की आवश्यकता होती है। गतिशील पिंड की दिशा परिवर्तित करने अथवा उसे रोकने के लिए भी बल की आवश्यकता होती है। अभी हमने कोई भी चीज हमको एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना है तो उसके लिए हमें फोर्स लगाना पड़ता है। वैसे ही हमें कोई भी गतिशील यानी कोई भी मूवेबल ऑब्जेक्ट
अगर हमारे सामने कोई भी बॉल हमारे पास आ रहा है, अगर हमें उसे रोकना है तो हम अपने हाथों से उसे पकड़ लेंगे, यानी हमने अपने हाथों से उससे फोर्स लगाया, तब जाके वह जो फुटबॉल है वह रुक पाया है। तो समझ इतना ही समझो बच्चों, अगर हमें कोई भी वस्तु को मूविंग मूविंग पोजीशन में लाना है तो उसमें हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही अगर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट को हमें रोकना है तो उसके लिए भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बिना फोर्स अप्लाई किए हम दोनों भी क्रियाएं नहीं करते, दोनों भी एक्शन नहीं कर सकते। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलो आगे आगे देखते हैं। अभी अपने हाथों द्वारा किसी कमानी को तानने पर क्या दिखाई देता है? देखो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट हैपन व्हेन यू होल्ड द टू एंड ऑफ अ स्प्रिंग एंड पुल देम अपार्ट। अभी जो आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है, अगर आपके हाथों में कोई स्प्रिंग दिया जाए और आप उसके दोनों एंड को अगर पकड़ते हो तो क्या होगा? जो उसका आकार है, यानी जो उसकी पोजीशन है वह चेंज हो जाएगी। जो स्प्रिंग आपने सबने देखा है, हमारे पेन में होता है और बहुत सारी चीजों में स्प्रिंग का यूज होता है, तो उसका आकार कैसा छोटा होता है। पर अगर आप उसके दोनों एंड को पकड़ते हो और खींचते हो तो उसका जो आकार है वह उसका आकार जो है बदल जाता है इन द सेंस वो थोड़ा छोटा होता है, उसको खींचने से वह बड़ा हो जाता है। तो जैसे ही हम अपने दोनों हाथों से उसके एंड को खींचते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। अभी नेक्स्ट देखो क्या है। लोहार द्वारा तपाकर लाल किए गए लोहे की वस्तु पर हथौड़ी से आघात करने पर क्या होता है? अभी देखो जो आपको ये ब्लैक स्मिथ जो हैमर से रॉड पे वो यानी हैमर रॉड पे मार रहा है, तो क्या होगा? तपाकर लाल किए गए लोहे की वस्तु पर हथौड़ी से आघात करने पर वह फैल जाता है। अभी देखो कोई भी अगर हमें लोहे की चीज बनानी है, लोहे से कोई भी चीजें बनानी है, तो हमें पहले उसको गर्म करना पड़ता है, उसको अच्छे से तपाना पड़ता है। एक टेम्परेचर पे लाने के बाद फिर उसपे जो ये लोहार है वो उससे हथौड़े से वार करता है और उसके बाद वह अपने हिसाब से उसे आकार में ढालता है। यानी उसको गर्म करने से उसके बाद उसमें हैमर से उसको आघात करने से उसका जो शेप है वह चेंज हो जाता है। तो इस क्रिया में भी हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, इस क्रिया में भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं। इसीलिए फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। इसलिए हमारे लिए फोर्स बहुत जरूरी है अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज करना है तो। ओके बच्चों, इतना समझ में आया? किसी भी पिंड का आकार परिवर्तित करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। अगर हमें उसका आकार चेंज करना है तो हमें बल की आवश्यकता होती है, फोर्स की आवश्यकता होती है, हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अभी टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अभी टाइप्स ऑफ फोर्सेस में हमें देखना है, सबसे पहले आता है मस्कुलर फोर्स। अभी ये मस्कुलर फोर्स हिंदी में इसे हम कहते हैं स्नायु बल। अब ये स्नायु बल है, यह क्या होता है? तो इसके नाम में ही देखो इसका अर्थ छुपा हुआ है, हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि यह जो स्नायु है यानी जो हमारी मांसपेशियां है, हमारे जो मसल्स है, उसके द्वारा लगाया गया फोर्स यानी उसके द्वारा लगाया गया बल, यानी नाम से ही हमारे मन में थोड़ी आइडिया आ जाती है ना। अभी आगे देखते हैं, देखो इन ऑल द एक्शन शोन इन द फिगर 10.1 हमारे बुक में दिया है। ये आपके पास बुक होगा तो आप देख सकते हो या स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। द मोमेंट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ बोन्स एंड मसल्स in the body. The person in the picture alongside is lifting the weight by using muscular force. तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? देखो ये जो क्रिया करने के लिए हम हमारे शरीर की हड्डियों तथा स्नायु द्वारा पिंडों में हलचल उत्पन्न होती है। यानी अगर अभी आप देखो, आपको ये एग्जांपल दिखाई दे रहा है, जो वो वेट ऊपर उठा रहा है तो उसके जो स्नायु है उसमें हमें जो मसल्स है उसमें हमें हलचल दिखाई दे रही है, थोड़ी सी उसमें हमें हलचल होती हुई दिखाई दे रही है। आप यह अच्छे से डायग्राम में देख सकते हो। तो वजन उठाने वाला व्यक्ति स्नायु बल का उपयोग करके वजन उठा रहा है। तो हम यह देख के यह कह सकते हैं कि जो यह व्यक्ति है, जो यह पर्सन है, वह अपने मस्कुलर फोर्स का यूज करके वह वजन उठा रहा है। यानी कहने का मतलब है अपने स्नायु द्वारा, अपने मसल द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसे हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। द फोर्स अप्लाइड विद द हेल्प ऑफ मसल्स इज कॉल्ड एज मस्कुलर फोर्स। यानी स्नायु द्वारा लगाए गए बल को हम स्नायु बल कहते हैं।
ओके बच्चों? यस। हाँ, अब समझ में आया? हाँ, ठीक है। अभी देखो, अपने दैनिक जीवन में स्नायु बल का उपयोग करके तुम कौन कौन से काम करते हो? अभी देखो, आपको एक क्वेश्चन दिया है कि फॉर विच टास्क इन यूर डे टू डे लाइफ डू यू यूज मस्कुलर फोर्स, यानी तुम अपने घर में काम करते हो तो कौन कौन से कामों में, कौन कौन से टास्क में तुम मस्कुलर फोर्स का यूज करते हो। ओके, यह आप अपने कॉपी में कर लेना, क्योंकि यह एकदम इजी, आप कर सकते हो। ओके, होमवर्क है आपका ये। नेक्स्ट देखते हैं हम मैकेनिकल फोर्स, हिंदी में इसे हम कहते हैं यांत्रिक बल। तो हाँ, क्या हुआ बच्चों? इसमें का होमवर्क कुछ बोले ना। हाँ, ये जो एक क्वेश्चन दिया है ना हमको, फॉर विच हाँ। टास्क इन यूर डे टू डे लाइफ यूज मस्कुलर फोर्स, आप अपने घर के कामों में कौन, यानी स्नायु बल का उपयोग करके कौन कौन से काम करते हो, इसकी लिस्ट आपको बनानी है। ओके, ओके। हाँ, नेक्स्ट चलो, मैकेनिकल फोर्स। अभी जैसे हमें इसके नाम से ही समझ में आ रहा है मैकेनिकल, तो हिंदी में इसे हम कहते हैं यांत्रिक बल। अभी आगे हम देखते हैं इसका यूज हम कैसे करते हैं। वी यूज डिफरेंट मशीन्स फॉर डूइंग मेनी टास्क, मस्कुलर फोर्स इज यूज टू रनिंग some machines are running by using electricity और फ्यूल। तो हम बहुत से काम, यानी विभिन्न प्रकार के बहुत से कार्य करने के लिए हम अलग अलग यंत्रों का, यानी मशीनों का उपयोग करते हैं। आपको तो पता ही है, अगर हमें घर में मसाला पीसना है तो हम मिक्सी का यूज करते हैं, सिलाई लगाना है तो स्विंग मशीन का यूज करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे काम हम मशीन द्वारा करते हैं। कुछ यंत्र चलाने के लिए स्नायु बल का उपयोग होता है, कुछ यंत्र ईंधन के उपयोग द्वारा तथा कुछ बिजली से चलाए जाते हैं। अभी ऐसे देखो, पहले वो जो सिलबट्टा में मसाला पीसते थे तो उसमें हम स्नायु बल का यूज करते हैं। उसके बाद अगर हमें मिक्सी में मसाला पीसना है तो उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं। तो ये मशीन के प्रकार, यानी कुछ मशीन में हमें मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, कुछ इसमें हम ईंधन से या इलेक्ट्रिसिटी से हम उसे चलाते हैं। ऐसे यंत्रों को हम स्वयं चलित यंत्र कहते हैं। जो ऐसे यंत्र है उन्हें हम ऑटोमेटिक मशीन कहते हैं, क्योंकि इसमें यांत्रिक बल का उपयोग किया जाता है। ऐसे जो ऑटोमेटिक मशीन है इन्हें हम मैकेनिकल फोर्स से यूज करते हैं। अभी देखो एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल, स्विंग मशीन, जो हमारे घर में स्विंग मशीन होती है, आपने देखा ये कपड़े सिलने के लिए हम उसमें कुछ इलेक्ट्रिक से चलने वाली होती है। अगर आप उसे इलेक्ट्रिक से कनेक्ट करते हो तो सिर्फ पैरों से ही उसे दबा के वो अपना काम करती है। कुछ स्विंग मशीन ऐसे होती है जिन्हें पैरों से चलाना पड़ता है, जैसे पुराने जमाने में ज्यादातर ये मशीन यूज होती थी। नेक्स्ट, विद्युत पंप, जो विद्युत पंप होता है वो भी इलेक्ट्रिक से चलता है। वॉशिंग मशीन, ये भी इलेक्ट्रिक से चलता है। मिक्सचर, ये भी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो ये सभी साधन हम कई प्रकार से उपयोग में करते हैं। तो यह सारी चीजें हमारे घर में यूज होती है। इन सब चीजों से हम यूज टू है, तो यह समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। यही आप इसके लिए हमें इतना ही ध्यान में रखना है, यंत्र द्वारा लगाए गए बल को हम यांत्रिक बल कहते हैं। The force applied by means of a machine is called as mechanical force। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अभी ग्रेविटेशनल फोर्स, अभी हमने इसके पहले देखा मस्कुलर फोर्स, मैकेनिकल फोर्स। अभी थर्ड है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, हिंदी में इसे हम कहते हैं गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल। अभी किसी पिंड पर बल लगाकर उसे ऊपर की ओर फेंक दे तो कुछ ऊंचाई तक जाकर वह वापस नीचे आता है। अभी देखो, आपको एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है, एक बच्चा, उसके हाथ में बॉल है, वह बॉल को ऊपर की ओर फेंकता है, पर कुछ ही देर में वह नीचे आ जाता है। तो वह किसकी वजह से होता है? वह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। जो वह अपने हाथों से फोर्स अप्लाई करके ऊपर फेंकता है, ऊपर फेंकने के बाद जो उसने फोर्स अप्लाई किया वह एक पॉइंट में जाके 0 हो जाता है। यानी उसने जो अपने तरफ से फोर्स लगाया वह उस ऊपर जाके वह 0 हो जाता है। 0 होने के बाद वह तुरंत ही नीचे आ जाता है। तो यह किस वजह से होता है? यह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। पृथ्वी प्रत्येक पिंड को अपनी ओर खींचती है। इस कार्य में पिंड पर पृथ्वी द्वारा बल लगाया जाता है। जो हमारा अर्थ है,
जो पृथ्वी है वह प्रत्येक ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचती है, और इस कार्य में जो ऑब्जेक्ट होता है वह पृथ्वी द्वारा उस पर फोर्स लगाया जाता है। इस बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो, आगे बढ़ते। वृक्ष से टूटने वाले फल जमीन पर ही क्यों गिरते? अभी देखो, पेड़ से अगर फल गिरता है तो वह जमीन पे ही गिरता है, कि ऊपर चला जाता है, नीचे गिरता है। तो ये भी किसकी वजह से होता है बच्चों? ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। पृथ्वी सभी पिंडों को अपनी ओर खींचती है। तो जितने भी ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट को पृथ्वी यानी अर्थ है वह अपने तरफ खींचती है। The force applied by the earth to pull objects towards itself is called gravitational force. पृथ्वी द्वारा पिंडों पर जो बल लगाया जाता है उसे गुरुत्व बल कहते हैं। ओके, अभी देखो आगे बढ़ते। इन द पास्ट, अभी पास्ट में यानी ऐसा भी हुआ था पहले, आपको 17वीं शताब्दी में सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। जो सर आइजैक न्यूटन थे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। पृथ्वी पर गुरुत्व बल ऊपर की जाने वाली किसी पिंड के सदैव विपरीत दिशा में होता है, इसलिए पिंड का वेग क्रमशः कम होकर अंत में शून्य हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो लड़का अपने हाथों से फोर्स लगा के बॉल को ऊपर फेंक रहा है, और ऊपर जाने के बाद एक पॉइंट पे उसका जो फोर्स है, जो उसने अप्लाई किया था, वह फोर्स 0 हो जाता है, और बाद में वह तुरंत ही नीचे आ जाता है। तो वह ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वह तुरंत ही नीचे आ जाता है। इसके बाद वह पिंड और ऊपर न जाकर नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरते समय गुरुत्व बल द्वारा ही उसकी गति में क्रमशः निरंतर वृद्धि होती है। जितने फोर्स से वह ऊपर जाता है उतने ही फोर्स से वह नीचे भी आता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसके जो मूविंग यानी जो मूव हो रहा है उसमें इंक्रीज होता है, यानी वृद्धि होती है, और वह फोर्सली ही नीचे आ जाता है। समझ में आया बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स, या समझाओ एक बार फिर से? टीचर आ गया। ठीक है, सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है कि पृथ्वी सारे पिंडों को अपनी ओर खींचती है, और जो द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ टू पुल ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट चलो अभी हम आगे बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। लेट्स ट्राई दिस। अभी हमको कुछ एक्सपेरिमेंट है, कुछ क्रिया है वो करके देखनी है। तो हमें उसके लिए सबसे पहले क्या करना है वो देखते हैं। सॉरी, पत्थर का एक छोटा टुकड़ा और बाल्टी भर पानी लो। हमें क्या करना है, एक पत्थर का छोटा टुकड़ा लेना है और बाल्टी भर के पानी लेना है। बाल्टी में लगभग 20 सेंटीमीटर ऊंचाई पर से वह पत्थर पानी में नीचे गिरा। फिर हमें क्या करना है, उस पत्थर को, जो हमने पत्थर दिया है उससे 20 सेंटीमीटर ऊंचाई से जो भरी हुई बाल्टी है, जो बाल्टी है उसमें हमें गिराना है। पानी में पत्थर के गिरने की आवाज सुनाई देगी। आपने भी देखो, कभी हम जाते हैं, पत्थर हमारे गांव में नदी वगैरह रहती है तो हम पत्थर फेंकते हैं तो हमें उसमें से आवाज आती है। तो वही एक्सपेरिमेंट हमें बाल्टी के द्वारा करना है। अब वही पत्थर लगभग 100 सेंटीमीटर ऊंचाई पर से पानी से गिराओ। पानी में पत्थर के गिरते ही पुनः आवाज सुनाई देगी। अभी जो आवाज आपने बाल्टी में पत्थर जो 20 सेंटीमीटर से ऊंचाई से आपने फेंका तब आवाज सुनाई दी, और वही फिर आपने 100 सेंटीमीटर से नीचे गिराते हैं तब पत्थर की आवाज हमें फिर से सुनाई देती है। ओके बच्चों, यह एक्सपेरिमेंट आपने छोटे यानी गांव में, अगर नानी वगैरह गांव में जाते हैं, देखो अपन पत्थर उठा के पानी में फेंक देते हैं तो उसमें से भी हमें आवाज आती है। ओके, तो नेक्स्ट अभी दूसरा देखते हैं। दोनों कृतियों द्वारा सुनाई देने वाली इन आवाजों में क्या अंतर है, इसमें क्या ज्ञात होता है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देखो संलग्न चित्र में, यानी आपको देखो, आपको दो लड़कों का पिक्चर दिखाई दे रहा है। वह अपने लोड कैरी करके जा रहे हैं।
तो बोरों को उठाने की क्रिया दिखाई गई है। एक बोरा छोटा तथा दूसरा बोरा बड़ा है, यानी उन्होंने अपने पीठ पे उन्होंने लोड कैरी किया है। तो एक जो है वह हल्का दिखाई दे रहा है और एक जो है वह भारी दिखाई दे रहा है। हेलो बच्चों, अनम्यूट करो बेटा। कौन है बेटा? अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। म्यूट करो, म्यूट करो, सॉरी, म्यूट करो। तो देखो, हमें दोनों जो पिक्चर्स में, एक पिक्चर्स में हमें दिखाई दे रहा है कि जो एक लोड है वह हमें हल्का सा दिखाई दे रहा है, पर जो जो दूसरा लड़का है उसने जो लोड कैरी किया है वह हमें भारी दिखाई दे रहा है। यानी हमें पता चल रहा है कि उस पहले वाले लड़के को लोड उठाने में कम फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है, पर जैसा ही दूसरा लड़का वह लोड कैरी कर रहा है उसे ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि पिक्चर से हमें यह अच्छे से शो हो रहा है। और हमें पता भी है कि अगर हम ज्यादा हल्का सामान उठाएंगे तो हमें कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, पर अगर हम अधिक यानी ज्यादा भारी लोड उठाते हैं, कैरी करते हैं, तो हमें अधिक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। दोनों बोरों को उठाने की क्रिया में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? छोटे बोरे को पर क्रियाशील गुरुत्व बल कम है, अर्थात उसका भार कम है। बड़े बोरे पर क्रियाशील गुरुत्व बल अधिक है, अर्थात उसका भार अधिक है। अधिक भार उठाने के लिए हमें अधिक बल लगाना पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर आपको ज्यादा हैवी अगर लोड उठाना है तो हमें उसके लिए ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है। ग्रेटर फोर्स मस्ट बी अप्लाई टू लिफ्ट अ ग्रेटर वेट। अधिक भार उठाने के लिए हमें अधिक बल लगाने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, अभी देखो आगे क्या दिया है। डू यू नो, किसी वस्तु का भार ज्ञात करने के लिए उसे कमानीदार तुला के अंकुश पर लटकाते हैं। टांगी गई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्व बल द्वारा नीचे की ओर खींचती है। साथ साथ कमानी का तनाव बल वस्तु को सतत ऊपर खींचता है। जब कमानी का तनाव और पृथ्वी का गुरुत्व बल समान हो जाता है तब वस्तु स्थिर हो जाती है। हेलो। हाँ टीचर। हाँ, वही बोली, चल चल रहा है या नहीं चल रहा है? आवाज एकदम से बंद हो गई ना। हाँ, साथ साथ कमानी का तनाव बल वस्तु को सतत ऊपर खींचता रहता है। जब कमानी का तनाव और पृथ्वी का गुरुत्व बल समान हो जाता है तब वस्तु स्थिर हो जाती है। यानी जो हम इसका बेस्ट एग्जांपल है, देखो तराजू। अगर हमें तराजू में हम कोई भी चीजें अगर हम उसमें तौलते हैं तो देखो, एक साइड हम वेट रखते हैं और एक साइड वो वस्तु रखते हैं, तो कैसे वो जब तक वो सेम नहीं होता तब तक वह परफेक्ट वजन नहीं होता। उसी प्रकार से देखो, जब तक हम कमानी जब तक हम कमानी का तनाव और पृथ्वी का गुरुत्व बल समान हो तब तक वस्तु स्थिर हो जाती है। इस स्थिति में तुला की मापन पट्टी द्वारा गुरुत्व की जानकारी अर्थात पिंड का भार ज्ञात होता है। यानी उस वस्तु का जो हमने ऑब्जेक्ट इस तराजू पे रखा है उसका हमें परफेक्ट वजन मिलता है। इसी पिंड पर क्रियाशील गुरुत्व बल को उस पिंड का भार कहते हैं। आगे आगे चलते, जानो और चर्चा करो। फाइंड आउट एंड डिस्कस। सौरमंडल में स्थित सूर्य और अन्य सभी ग्रहों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील होता है, इसलिए सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर सतत घूमते रहते हैं। जो हमारा सौरमंडल है तो उसमें जो हमारा जो ग्रेविटेशनल बल है वह हमेशा क्रियाशील रहता है। इसीलिए जो हमारे प्लैनेट्स में जितने भी ग्रह है, जो भी हमारे ग्रह है वह सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं। किसकी वजह से घूमते रहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वह घूमते रहते हैं। साथ साथ ग्रहों तथा उपग्रहों के मध्य भी गुरुत्वाकर्षण बल क्रियाशील होता है। जो हमारे ग्रह और उपग्रह है उनमें भी जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वह क्रियाशील होता है। ऐसा है तो सभी ग्रह और उपग्रह सूर्य की ओर छलांग क्यों नहीं लगा पाते? अगर ऐसा नहीं होता, उन्हें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता, तो वो क्या छलांग लगा पाते क्या?
नहीं, तो उनके जो आसपास है वह जो अपनी क्रियाएं कर रहे हैं, जो एक्शंस कर रहे हैं, उनके चारों ओर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसमें क्रियाशील होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो आगे। मैग्नेटिक फोर्स, अभी हमारा जो 4th नंबर का फोर्स है वह है मैग्नेटिक फोर्स। मेज पर एक चुंबक रखो, लोहे की एक बड़ी कील चुंबक के समीप लाओ, वह चुंबक से चिपक जाती है। अब उस चुंबक को कील से दूर हवा में स्थिर करो, क्या होगा? तो यह आपने बच्चों देखो बहुत बार किया है। अगर आपके पास हमने जब छोटे थे तो हमने ये बहुत बार करते, तो शायद आपने भी किया होगा कि एक टेबल पे हमने मैग्नेट रखा, मैग्नेट रखने के बाद लोहे की एक बड़ी सी कील चुंबक के समीप लाए। अभी हमने एक लोहे का एक टुकड़ा या एक कील चुंबक के पास ले गए, तो क्या होगा? वह जो कील है वह चुंबक के और अट्रैक्ट हो जाएगा, वह उससे चिपक जाएगा। चिपकेगा कि नहीं? चिपक जाएगा, वह चुंबक से चिपक जाती है। अब उस चुंबक को कील से दूर करके हवा में स्थिर करो। अभी अगर आपने उस जो कील है जो हमने लोहे चुंबक के पास, मैग्नेट के पास चिपकाई थी, उसे हमने अब दूर किया, तो क्या होगा? दूर, अगर आप देखो हल्के हल्के से दूर करते हो तो वह चिपकने के लिए उसके तरफ अट्रैक्ट होती है। और अगर आप एकदम ज्यादा दूर लेके जाते हो तो वह ऐसा नहीं दिखाई देता, पर आप हल्के हल्के हाथों से अगर उसे आप दूर करोगे तो वो लोहे का कील है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। चुंबक द्वारा लगाए जाने वाले बल को चुंबकीय बल कहते हैं। इसे ही हम कहते हैं चुंबकीय बल, मैग्नेट। द फोर्स एक्टेड बाय अ मैग्नेट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फोर्स, यानी जो बल हम चुंबक के द्वारा लगाते हैं उस बल को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। ओके बच्चों, चुंबक द्वारा लगाए गए बल को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं या चुंबकीय बल कहते हैं। अभी 5th नंबर का हमारा है घर्षण बल या फ्रैक्शनल फोर्स। कैरम बोर्ड की कोई गोटी उस पर किए गए हल्के आघात से भी फलक पर आगे फिसलती है, परंतु कुछ दूरी तक वह रुक जाती है। अभी देखो हम सब अपने घर में कैरम खेलते हैं, गर्मियों में हम कैरम का मजा लेते हैं, तो वहाँ पे जो हम स्ट्राइकर होता है, यानी जिस गोटी से हम वह कैरम बोर्ड की बाकी गोटियों पे हम आघात करते हैं या उसको पुश करते हैं, वह उसे मारने के बाद वह थोड़ी दूर जाके रुक जाती है। किसी समतल फर्श, टाइल्स या जमीन पर लुढ़कने वाली गेंद थोड़ी दूर जाकर रुक जाती है, ऐसा क्यों होता है? अगर कोई समतल फर्श है उस पे अगर हम वह कुछ दूर जाके लुढ़क जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो यह हम अभी देखेंगे। जब दो स्पर्श करने वाले पृष्ठभाग एक दूसरे पर घिसते हैं, यानी जब दो सरफेस एक दूसरे पर रब करते हैं यानी घर्षण करते हैं, तो उसमें घर्षण बल क्रियाशील हो जाता है। यह सदैव गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है। साइकिल चलाते समय ब्रेक लगाने से वह थोड़ी दूरी पर रुक जाती है। ब्रेक कैसे लगता है? कौन से भागों से घर्षण का निर्माण होता है? तो अभी देखो, अभी अगर कोई जो टू सरफेस है, अगर उससे हम रब करते हैं तो उसमें घर्षण बल यानी फ्रैक्शन उसमें उत्पन्न होता है और वह क्रियाशील हो जाता है, यानी घर्षण बल क्रियाशील हो जाता है। परस्पर संपर्क में रखे गए दो भिन्न पृष्ठभाग जब आपस में घिसे जाते हैं या खिसकते हैं, तब उनमें घर्षण बल का निर्माण होता है। इस घर्षण द्वारा उत्पन्न बल को हम घर्षण बल कहते हैं, यानी जो सरफेस आपस में टकराते हैं उसके बाद जो उनमें क्रिया होती है, जो फ्रैक्शन होता है, जो घर्षण होता है, उसे हम घर्षण बल कहते हैं या फ्रैक्शनल फोर्स कहते हैं। घर्षण बल की दिशा पिंड के वेग की विपरीत दिशा में होती है, यानी जब भी घर्षण बल उत्पन्न होगा तो वह ऑब्जेक्ट के विपरीत यानी विपरीत दिशा में, अपोजिट दिशा में होता है। हम अपने दैनिक जीवन में बल का प्रयोग करते हैं, ये तो आप सबको पता ही है। जमीन पर चलते समय घर्षण बल के कारण हम गिरते नहीं। पृष्ठभाग चिकना तैलीय होने पर घर्षण बल कम हो जाता है। घर्षण बल कम करने के लिए वाहनों में तेल ग्रीस लगाते हैं। अभी देखो जो हम साइकिल में या गाड़ी में हम तेल वगैरह लगाते हैं, अगर हम नहीं लगाए उसको तो वह उसमें घर्षण यानी फ्रैक्शन
उसमें उत्पन्न होता है या उसमें निर्माण होता है। पर अगर उसमें हम समय समय पर तेल डालेंगे, ग्रीस डालेंगे, तो उसमें जो घर्षण है वह कम होने लगता है। ओके बच्चों? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जमीन पर पैदल चलते समय घर्षण बल के कारण ही आगे जाना संभव होता है। यदि घर्षण ना हो तो हम फिसलकर गिर जाएंगे। अगर देखो हम जमीन पे चल रहे हैं तो हम किसके कारण यह संभव हो पा रहा है? घर्षण। यदि घर्षण ना हो, अगर घर्षण नहीं होता तो हम जमीन पर फिसलकर गिर जाते। उदाहरण के लिए टेली और गीली टाइल्सों पर चलते समय फिसलने की संभावना अधिक होती है। अभी देखो अगर आप कोई टाइल्स से अगर तेल गिरा है या कुछ वह गीली रह गई तो कभी कभी हमारा पैर फिसल जाता है और हम गिर जाता है, तो वहां पे घर्षण बल कम हो जाता है या नहीं होता, इस वजह से हम वहां पे गिर जाते हैं। इसलिए हम जमीन पर चलते समय घर्षण बल होता है और इस वजह से हम गिरते नहीं है, आसानी से चले चलते हैं। कीचड़ युक्त मिट्टी में फंसी मोटर कार को बाहर निकालने के लिए लकड़ी की पटरी उपयोग क्यों किया जाता है? लकड़ी की पटरी डालने पर पहिए तथा पटरी के मध्य घर्षण बल का निर्माण होता है। अभी देखो कभी कभी वो हमारी जो गाड़ियां है, हमारे जो व्हीकल्स है, ज्यादातर बारिश के मौसम में होता है, वो फंस जाती है तो वो निकल नहीं पाती। तो हम क्या करते हैं, एक लकड़ी लेते हैं और उसके जो व्हील्स है उसको व्हील्स में डाल के फंसाते हैं और उसको ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा। तो यह उस वजह से उसमें घर्षण बल का निर्माण होता है और वह आसानी से बाहर निकल जाती है। आवश्यकता के अनुसार घर्षण बल कम या अधिक किया जा सकता है। अभी ये जो घर्षण बल है यह हम अपने हिसाब से इसे कम या अधिक कर सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट अभी देखते हैं स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रिसिटी फोर्स। अभी देखो इसमें हमें क्या करना है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को मेज पर फैला दो। जैसे आपको एग्जांपल साइड में देखो दिखाया गया है, पिक्चर की सहायता से आप उसको देख के समझ सकते हो। कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को मेज पर फैला दो। थर्माकोल का टुकड़ा या फुलाए गए गुब्बारे को रेशमी कपड़े पर घिसकर कागज के टुकड़ों के समीप लाओ। प्लास्टिक की एक कंघी को तेल ना लगे हुए अपने बालों पर घिसकर यह कृति पुनः करो। अभी आपको दो क्रियाएं दी हुई है, यानी एक इसमें आपको कागज के जो पेपर है उसके छोटे छोटे टुकड़े मेज पर फैलाने हैं और थर्माकोल का टुकड़ा या फुलाए गए गुब्बारे को रेशम के कपड़े में घिसकर उसके समीप लाना है। तो क्या होगा, तो थर्माकोल या गुब्बारे, कंघी तथा मोरपंख की और कागज के टुकड़े आकर्षित होते हैं। हम भी देखो अगर हमारे कंघी से अपने बालों में कंघी करते हैं और वह एकदम से पेपर के टुकड़ों के पास ले जाते हैं तो वह उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वह उसके तरफ आकर्षित हो जाते हैं, ये इसमें चिपक जाते हैं।